नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक सरयू के अध्याय 13 गुल्ली डंडा प्रेमचंद जी की कहानी का अध्ययन करेंगे। तो प्रेमचंद जी का जन्म है वह हुआ 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्मी ग्राम में। यहाँ जो गुल्ली डंडा कहानी दी गई है, इसमें बचपन की यादें हैं वो सजोई गई हैं। कहानी में कथा का नायक और गया दोनों बाल सखा हैं और दोनों ही बाल्यावस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथा नायक है जो कि थानेदार का लड़का था। दाव देने के विवाद में गया के हाथों पीट भी गया था, परंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की थी, यानी गया ने उसकी पिटाई भी कर दी थी, लेकिन थानेदार का बेटा होने के बावजूद भी उसने घर जाकर शिकायत नहीं की। चलिए पढ़ते हैं पूरी कहानी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता, यानी भागीदार नहीं बन सकता। विलायती का अर्थ है विदेशी। विदेशी जो खेल हैं वो महंगे हैं। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। यानी ये तो उस समय की बात है कर रहा है लेखक, जब लेखक का समय था, यानी करीब 1900 के लगभग की बात कर रही हैं। लेकिन आज तो खेलने की फीस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं, यानी बिना पैसे के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मंडते हो। व्यसन का अर्थ है आदत, यानी किसी की एक बार आदत पड़ जाए तो वह वही खेल खेलता है। ठीक है, गुल्ली डंडा से आंख फूट जाने का भय रहता है तो क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। यानी अगर गिल्ली से आंख फूट सकती है तो क्रिकेट से भी सिर फूटने, तिल्ली फटने, टांग टूटने का भय रहता है। यानी भय हर चीज में होता है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। यानी वो क्रिकेट खेलते थे, थापी किसको कहा गया है? बैट को, कि वो बैट खेलते थे, उसके कारण उनका जो पैर है वो टूट गए हैं तो वो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियाँ में गुल्ली ही सबसे मीठी है। यानी पिछली जो यादें हैं, स्मृति है, उसमें मुझे गुल्ली ही सबसे मीठी लगती है। यह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें अछूत छूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचले की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यानी अमीर लोग जो दिखावा करते हैं, जो चोंचले करते हैं, वो नहीं था। यानी सभी अमीर गरीब, कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं था, सभी मिलजुल कर खेलते थे। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य
टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, न नहाने की सुधि है न खाने की। यानी माँ सोचती है कि ये सारा दिन खेल में व्यस्त रहता है, इसका भविष्य तो अंधकार से पूर्ण हो जाएगा। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद बुरा हुआ है। यानी लेखक को गुल्ली डंडा जो है वो बहुत अच्छा लगता है, मिठाइयों से भी ज़्यादा अच्छा। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता मतलब तेज होना, चालाकी। वही जलाहट गुल्ली कैसी ही हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। यानी वही जीतता था, जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोया बना लेते थे। गोया यानी साथी, खेल का जो साथी होता है, सखा होता है, जो खेल में सहयोग करे। एक दिन में और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था। पदा रहा का अर्थ है जैसे एक व्यक्ति है वो ही खेलता जाए और दूसरा है वो पदता रहे, जिसको आज अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में पिदना कहते हैं। मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं। पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए, यानी कोई सभी जो खेल खेलते हैं तो वो खेलना पसंद करते हैं, पिदना कोई भी नहीं चाहता है। तो मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य थी। यानी जो शास्त्र के अनुसार गलत थी फिर भी क्षमा के योग्य थी। लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुन्य विन्य का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देखकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? यानी अब तुम्हारी पदने की बारी आई है तो तुम भाग रहे हो। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं, ये लेखक कहता है। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, ये गया कहता है। न खाने जाऊं न पीने जाऊं, ये लेखक कहता है। गया कहता है, हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं गुलाम हूं, मैं घर जाता हूं, देख मेरा क्या कर लेते हो, ये लेखक कहता है। घर कैसे जाओगे, कोई दिलगी है, दांव दिया है, दांव लेंगे, ये गया जोर देकर कहता है। फिर लेखक कहता है, अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। तो गया बोलता है, वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? तुमने दिया था तब मैंने खाया था, गया बोला। मैं तुमसे मांगने न गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा, लेखक कहता है। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। हजम करना का अर्थ है पचाना। यानी लोग रिश्वत खा करके जो खून कर देता है, हत्यारा होता है, उसको ही छुपा देते हैं, उसका कहीं नामो निशान नहीं रहता है। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे बड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा।
गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। कौन सा अस्त्र? यानी लेखक है वो डंडा जमाने के बाद, यानी जब लेखक को डंडे से उसने मारा तो लेखक है वो रोने लग गया, और रोना ही लेखक का क्या था? अस्त्र था। मैं तुरंत आंसू, गया है वो भाग गया, मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पीट गया, यानी एक छोटे मामूली लड़के के हाथों में पीट गया, यानी मैं तो थानेदार का बेटा था लेकिन फिर भी मैं पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। हमजोली यानी दोस्त। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और हम मोहल्ले की स्त्रियों से घिराव सा हो गया था, यानी सभी से प्रेम हो गया था, लेकिन मारे खुशी के फूला न समाता था। यानी लेखक है वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लड़कों से जीट उड़ा रहा था। जीट का अर्थ है डेंग हाँकना, गप मारना। लेखक आगे क्या जीट उड़ा रहा है? वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बता रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की शक्ति है। मिथ्या यानी झूठ, जिसे हम तो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझेंगे? यानी बच्चे तो झूठ को सच बना लेते हैं, और लेकिन हम इतने बड़े समझदार हैं फिर भी हम सच को झूठ बना देते हैं। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजाड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। यानी ये दोस्तों के लिए लेखक कह रहा है। 20 साल गुजर गए, मैं इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। यानी लेखक है वो इंजीनियर बन चुका था। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। यानी क्रीड़ा स्थल यानी खेलने के स्थान। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता, यानी गांव का नाम, तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूँ तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी ठाठ में, रोब और अधिकार के आवरण में। आवरण यानी पर्दा, यानी मेरे ऊपर तो एक अफसर का पर्दा था, एक साहब का पर्दा था, एक रोब का पर्दा था। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चरमकार। चरमकार यानी चमड़े का काम करने वाला। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो, बच्चों ने कहा। जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर ही से पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो
गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहे? बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। साइस यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? लेखक ने पूछा। मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए हैं। मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। लेखक पूछता है, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह 18 टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, यानी शर्मा रहा था। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसीलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसीलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा? वह खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकांत में जाकर खेले। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। किसके लिए कहा गया है? गुल्ली के लिए। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था, यानी वह खेलने के लिए उत्सुक नहीं था। उसमें एक खुशी नहीं थी। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। अंतर क्या था? कि एक इंजीनियर था, एक मजदूर था। तो गया मन में सोच रहा था कि मैं इसके साथ कैसे खेलूँगा, यानी ये तो साहब है। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेंपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ? यानी मैं आपके लायक ही नहीं हूँ, मैं आपको कैसे याद करता? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। यानी उस समय तो जब छोटा था तो आपके साथ खेल लिया मैं, लेकिन मेरी और आपकी कोई गिनती नहीं है। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है न? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। लड़कपन यानी बचपन। वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर सम्मान में पाता हूँ न धन में। यानी आज जो मुझे इंजीनियर के रूप में आदर मिलता है वैसा रस मुझे आज नहीं मिलता है, और ना ही इतना धन होने के बाद में भी वैसा रस मुझे मिलता है, यानी जो तुम्हारे साथ गुल्ली डंडा खेलने में मिलता था। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा, पश्चिम कोसों तक भीमताल फैला हुआ है। वहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे। भीमताल एक तालाब के लिए आया है और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। वशीकरण यानी अपने वश में कर लेना। यानी जब बचपन में गया खेलता था तो गुल्ली उसके हाथ में आ जाती थी। कहीं भी गुल्ली जाती हो वह उसे पकड़ लेता था। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कुछ चुंबक हो।
गुल्लियों को खींच लेता हो, लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कह रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हुच जाना यानी खेल से बाहर होना, कि मैं खेल से बाहर हो गया फिर भी डंडे को पकड़े हुए थे। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता, दोबारा टांड लगाता। गया वह सारी बेकायदगियाँ देख रहा था। बेकायदगियाँ का अर्थ है नियम विरुद्ध, पर कुछ न बोलता था। यानी मैं नियम विरुद्ध खेल रहा था, मैं गुल्ली फेंक रहा था और मैं ही उठा रहा था, लेकिन गया कुछ भी नहीं बोल रहा था। जैसे उसे अब वह सब कायदे कानून भूल गए, यानी वो कायदे कानून अब उसे याद नहीं रहे। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कहीं दाहिने जाती है, कहीं बाएं, कभी आगे कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष नहीं प्रकट किया। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया, यानी सारे नियम कायदे सब भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं, मेरा हर्ज ही क्या है। मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गेला छुड़ा लूँगा। गेला छुड़ाना यानी पीछा छुड़ाना, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से लग गई हो, लेखक बोल के कहता है। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को जुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। यानी गुल्ली तो गया के डंडे से लगी थी, लेकिन लेखक जो है वो देखना चाहता था कि गया क्या कहता है। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। यानी मैंने उससे कह दिया कि गुल्ली डंडे से नहीं लगी, तो गया ने वैसे ही स्वीकार कर लिया। यानी उसने खेल में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ न आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा है, यानी अभी खेल लेना अच्छा है। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू कर किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया, यानी बारी से बाहर हो गया। 1 मिनट से कम में वह दाव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही में अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। 1 दाव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, कभी खेलते नहीं, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते
जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान नहीं सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। नैपुण्य यानी निपुणता, दक्षता, यानी वह खेलने में निपुण था। टाँड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था कि गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक दब गया और गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। दब गया यानी उस युवक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। मैं खेल में न था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। लड़कपन यानी बचपन। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा क्रोध न आया, इसीलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचमूर नहीं निकालना चाहता था। कचमूर यानी दुर्दशा करना, बेइज्जती करना। यानी अगर वह मुझे पिदाता तो मैं एक अफसर हूँ, मेरी बेइज्जती होती। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। अदब यानी इज्जत, साहचर्य यानी सहयोग। कि लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, यानी उसका साथी था, उसका सहयोगी था, उसका मित्र था। इसमें कोई भेद न था, यानी बचपन में तो हम दोनों एक दोस्त की तरह थे। यह पद पाकर, यानी आज मैं जब इंजीनियर बन गया हूँ, अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, यानी आज वह मुझे खेलने के योग्य नहीं समझता, अपना साथी, अपना मित्र नहीं समझता है। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यानी आज वो समझता है कि ये अफसर है, ये हमारे साथ हमारी गुल्ली का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।